जैसा आपको जानकारी दी थी कि 1 अप्रैल से हमने एक नई स्कीम शुरू की थी। ऐसे गरीब परिवार बीपीएल जिनकी आय सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक होती है, उसका सदस्य यदि उसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है और 60 साल से तक है, तो ऐसे उनको परिवार को सांत्वना देने की दृष्टि से कुछ राशि की हमने घोषणा की थी कि उसको कंपनसेशन हम देंगे। विशेष तौर पर जो कमाने वाला व्यक्ति है, खास करके जिसकी आयु 25 साल से ऊपर और 45 साल तक है, उनको सर्वाधिक 5 लाख रुपया हम कंपनसेट करते हैं। बाकी सबका आयु के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा भी वो सारी योजना आपको पता है। इसमें अभी तक पहले 1964 लाभ पात्रों को हम 75 करोड़ रुपया उनके बैंक खातों में डाल चुके हैं और आज एक अन्य किश्त 44 करोड़ 48 लाख रुपए 1159 ऐसे व्यक्ति के उनके परिवार के खाते में ये हम डाल रहे हैं। तो उसके लिए क्या ऑन करो भाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना इस योजना का नाम है। इसमें भी राशि 1159 लोगों को 44 करोड़ 48 लाख रुपया आज उनके बैंक में ट्रांसफर समझो हो गई। इसी प्रकार दूसरा विषय है कि अभी पिछले दिनों में जो शराब, जहरीली शराब जिसको कहना चाहिए, यमुनानगर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो हुई है, उस दुर्घटना से वास्तव में बहुत एक दुखदायी घटना है वो। उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उनको जेल में डाला गया है। एक विषय तो वो है ही है, साथ में उनके जो लाइसेंस है L13, ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 2 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि इसका जुर्माना किया गया है और ये जुर्माना की राशि की रिकवरी लैंड रेवेन्यूज के हिसाब से जैसे रिकवरी होती है उसको रिकवर किया जाएगा। इसमें 3 मुकदमे यमुनानगर के हैं, 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 मुकदमे अंबाला के दर्ज हुए हैं, 16 आरोपी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और साथ ही जो ये लाइसेंसधारी हैं, 4 लोग हैं, मांगेराम पुत्र राजपाल, अमरनाथ पुत्र रतन सिंह, गौरव कंबोज पुत्र राजकुमार, सुशील कुमार पुत्र प्रेमपाल, इनको डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। और इनके जो जोन है, रिटेल वेंड लाइसेंस जो जोन होते हैं, 12 जोन, 4 शहरी, 6 शहरी, 6 ग्रामीण, ये भी रद्द कर दिए गए हैं। 41 सब वेंड, इनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। इस प्रकार से एक जिसको कहना चाहिए एक सख्त कदम हमने इसलिए उठाया कि इस प्रकार की हिम्मत आखिर कोई व्यक्ति न कर सके। और लोगों को भी हमने आगाह किया है कि ऐसे जो सर्वेंट्स हैं, इनसे कोई भी ऐसा मटेरियल कोई ना खरीदे जिसकी जहरीला होने की जिसकी आशंका बन सकती है। तो वो सारे विषय भी हमने बंद कर दिए हैं। जो आज दयालु स्कीम में हमने बेनिफिशियरीज को पैसा जो ट्रांसफर किया है, उसमें 11 लोग ये लोग भी हैं। 18 की डेथ हुई है तो 11 लोग उसमें कवर होते हैं, उनको भी पैसा भेज दिया गया है। ज्यादातर लोग तो उसमें 5 लाख रुपए वाले हैं, कुछ 3 लाख वाले हैं आयु के हिसाब से। एक ऐसा है जो सिंगल मेंबर फैमिली था, तो उसको तो पैसा भेजने का कोई कारण बनता नहीं कि परिवार में और कोई व्यक्ति नहीं है। 3 अभी ऐसे बचे हैं जिनका अभी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसके डेथ का कारण भी नहीं पता लगा है।
इस प्रकार से बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी जैसे उनका डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे उनको भेज दिया जाएगा, पैसा भेज दिया। 11 में से 5 लाख के हैं, 1 2 3 4 5 लाख के हैं, 3 4 5 3 लाख के हैं, 6। एक विषय सफाई कर्मचारियों का। सफाई कर्मचारी हमने उनके मानदंड तो पीछे बढ़ाए ही हैं। एक स्कीम लागू की गई है, उस स्कीम के हिसाब से जो कर्मचारी अपने शहर को स्वच्छता के उच्च मापदंड की श्रेणी में लाएंगे, स्वच्छता जो सर्वेक्षण होता है राष्ट्रीय स्तर पर एक सूची छपती है, उसमें जो ऊपर यानी कारपोरेशन के जो 25% कारपोरेशन यानी 11 हैं तो 3 कारपोरेशन जो उसमें सर्वश्रेष्ठ आएंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और ये कुल मिला के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर जो हमारे परिषद सबके 25% जो ऊपर वाले होंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपये दिया जाएगा। उसके अगले जो 25% होंगे यानी कुल 88 हैं, कितने 88 में से 25% माने 22 नगर पालिकाओं को 12,000 रुपया। अगली 22 जो नगर पालिकाएं होंगी वो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से जैसा भी योजना होगी तो उसके हिसाब से उनको 9,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और कुल मिलाकर इसमें 4 किस्तों में ये देंगे हर 3 महीने के बाद, ताकि उनको उसका लाभ लगातार मिलता रहे। ऐसे ये कर्मचारी चाहे नियमित हों, चाहे पालिका के जो रोल कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग है, जितने भी उन नगर पालिकाओं में लोग होंगे उनको सबको, उनके जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के जो कर्मचारी हैं उन सबको ये मिलेगा। लगभग 20 करोड़ रुपया वर्ष का इसमें जो है अतिरिक्त इन कर्मचारियों को हिस्से में जाएगा। इसी साल से लागू होगी। ये जो सर्वेक्षण इस बार आएगा उसके बाद उनको अगले साल में 4 किस्तों में दिया जाएगा। यानी जिस वर्ष का सर्वेक्षण होगा ये पैसा उसके अगले साल में 4 किस्तों में दिया जाएगा। इस साल का सर्वेक्षण अब कब आने वाला है? सर अभी इस समय सर लोगों से फीडबैक ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ जाएगा फरवरी में। यानी अगला साल जो 24-25 है उसमें ये पैसा उनको मिलेगा। इस साल के लिए नहीं, इस साल के सर्वेक्षण के रिपोर्ट के हिसाब से मिलेगा। अगले साल में अगले साल के लिए ही होगा। अगले साल और अच्छी सफाई करें। कोई ऐसा एरियर नहीं है, ये उनका एक पारितोषिक है। इस साल अच्छा काम करो, अगले साल पारितोषिक पाओ, फिर अगले साल जो अच्छे आएंगे उससे अगले साल उनको पैसा मिलेगा। एक विषय है कोविड का। कोविड के दिनों में हमको मालूम है कि बहुत से नियम केंद्र सरकार की ओर से भी बनते रहे हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भी बनते रहे हैं। उसको सख्ती से लागू करने की बात भी ये हमेशा आई है। तो उस समय जो लोग डिफॉल्टर थे, ऐसे डिफॉल्टर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती थी, एफआईआर भी रजिस्टर होती थी। अब चूंकि वो एक विषय ऐसा था उसके बारे में उस समय तो पता नहीं था ये कोविड किस तरफ जाएगा और कब ये समाप्त होगा। अब प्रभु कृपा से सबके प्रयत्नों से कोविड समाप्त हुआ है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि उस समय के जो एफआईआर्स हैं 8,275 एफआईआर्स हैं उस कार्यकाल की, हम इसकी प्रोसेस वापस लेने की ये चालू करेंगे, क्योंकि इसमें कोर्ट की भी थोड़ी दखलंदाजी होगी। कोर्ट से इन सबको वापस कर 8275 तो 8275 ये हैं। और इसमें भी अगर संख्या के हिसाब से जो बड़े जिले हैं, बड़े जो जिले हैं उसमें गुरुग्राम है 1030, झज्जर 814, फरीदाबाद 765, करनाल 545, रोहतक 646। और जो लोग उस समय अरेस्ट हुए थे, बाद में उनकी सबकी जमानत हो गई है, वो अरेस्ट हुए थे 14,127 लोग। हाँ, तो एक प्रकार से इतने लोगों से को ये राहत मिल जाएगी, जिसमें अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, ट्रायल भी है, कुछ तो उसमें बल्कि कन्विक्टेड भी हैं, छोटी मोटी सजा हुई होगी उनको। हाँ,
या जुर्माने हो गए होंगे, उन्होंने भर दिया होगा, लेकिन कुल मिलाकर जो बाकी बचे हैं उनको सबको कोर्ट में कह करके इसको वापस लिया जाएगा। किसी ने मास्क नहीं लगाया तो उसका चालान हो गया, किसी ने भीड़ में ही खड़े थे उसका, यानी जितने प्रकार के उस समय नियमावली नई नई बनी थी वो कोविड से रिलेटेड 144 के वायलेशन। हाँ, तो ऐसे बहुत से नियम उस समय हमें पता है, आज तो नियम याद भी नहीं हमको कि क्या क्या नियम उसे बनाए गए थे। हाँ, तो महामारी का एक अलग से एक इमरजेंसी एक प्रकार से वो थी, तो उस समय लोगों को उसका पालन करना अनिवार्य था। तो उसका पालन जिसने भी नहीं किया, जो भी उसका FIR हो गई, पुलिस के अड्डे चढ़ गया, उसकी FIR हो गई ऐसी। लेकिन वो चूंकि एक टेम्परेरी फेज था टेम्परेरी तो हम आज कहते हैं, उस समय तो सबको ये लगता था कि मालूम नहीं क्या होगा। एक ऐसा नहीं, जो हो गया कन्विक्शन हो गई, केसेस वापस हो जाएंगे ताकि आगे वो बंद। हाँ, वो कई तो इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ को फाइन हो भी गया, कईयों को तो हाथ फाइन माना 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया तो दे दिया, खत्म हुआ। तो जो खत्म हो गए वो उस समय हो गए, लेकिन जो अभी भी चालू हैं उनको सबको वापस दिया जाएगा। एक विषय बहुत महत्वपूर्ण वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों में हमको ध्यान होगा कि एक यात्रा ये शुरू करने का कहा है देश भर में, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश कैसे विकसित हो अपना, क्योंकि अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। आने वाले 25 साल में, यानी जिसको अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, तो उस अमृत काल के अंतर्गत उसकी 2047 उसकी आउटर लिमिट रखी हुई है। 2047 तक ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी तैयारी है, जो जगत हमारा वाणिज्य जगत है उनकी अपनी तैयारी है, इंडस्ट्री जगत है उसकी अपनी तैयारी है, आम जनता भी उसके लिए तैयार हो। आम जनता को भी उसमें बहुत बड़ा रोल करना पड़ेगा। बहुत से बिहेवियरल चेंजेस ये जनता से अपेक्षित है, ताकि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं। हर व्यक्ति देश के साथ जुड़े, इंडिया फर्स्ट इस नाम से उसके मन में एक भाव जागे। तो जनता के अंदर बहुत बड़ा अभियान लेने की योजना केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, हमारे पास भेजी है। उसमें गांव-गांव में रथ यात्रा ये जाएगी, जहां रथ पहुंचेगा वहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कार्यक्रम होंगे। जो लोग ऐसे हैं बुद्धिजीवी लोग जिनको कहते हैं इंटेलिजेंसिया, उनके सेमिनार होंगे, ताकि एक वातावरण ऐसा बन सके कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो जनता उसमें सहभागी बने। आदिवासी क्षेत्र में तो ये यात्राएं 15 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बाकी देश में खास करके जो चुनाव के राज्य हैं या फिर चुनाव के राज्यों के आसपास वाले चुनाव जो राज्य जिन्होंने इसमें भागीदारी अपनी की है, हरियाणा भी इसमें आता है, तो ऐसे राज्यों को अपनी, जैसे चुनाव खत्म हो रहा है, 3 को रिजल्ट आ जाएंगे और आचार संहिता खत्म होने के बाद उनको अपना शुरू करना है। इसकी तैयारी आज से हमने शुरू की है। आज जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसे ही इसको जनता भी करेगी, NGOs भी करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी करेंगे, सरकारें भी करेंगी, हर विभाग इसमें लगेगा। जो जिसकी उपलब्धि है वो सब उपलब्धियां और उसमें जनता को बताई जाएंगी, और जनता के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसमें बचे हुए जो काम हैं, उन कामों के नाते भी उनको सुविधाएं वहां और दी जाएंगी। इसके अंदर हरियाणा में हमने सोचा है कि 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो मान लो 5 दिसंबर के आसपास से एक डेट ऐसे हमने रफ आइडिया उसका बनाया है, बाकी 2 दिन में हम उसकी पूरी प्रारूप बना लेंगे, लेकिन लगभग ये 25 दिन, इस महीने के 25 दिन जनवरी महीने के, तो ये 50 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम। हम हरियाणा में ऐसा विचार करते हैं कि 5000 से लेकर के 7000 तक ऐसे कार्यक्रम होंगे। 6200 पंचायतें हैं, 3000 के लगभग वार्ड हैं, वार्डों में क्लस्टर वार्ड के अंदर ये कार्यक्रम होंगे, 2-3 वार्ड का मिला करके। तो कुल मैक्सिमम तो 7000 हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 5000 जरूर करेंगे 50 दिन में, कि 100 कार्यक्रम के एवरेज हर दिन आ जाए। इसमें पूरा हमारा
जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने हमारे लोग हैं, हमारे सरकार के साथ जुड़े हुए कर्मचारी, अधिकारी, नेता, जनता और जो बुद्धिजीवी लोग, अधिकांश लोगों को इसका जोड़ने की हमारी योजना है। एलईडी की वैन जो हैं वो आएंगी, चलेंगी। अभी हमारे यहाँ आनी शुरू हो गई हैं। कल शायद दो वैन आई हैं, फेजेज में आएंगी। ऐसा मान के चलते हैं कि 60 से 75 वैन हमारे यहाँ आएंगी। लेकिन ऑन एवरेज अगर 50 वैन भी रोजाना चलती हैं और 2 कार्यक्रम भी एक वैन ऑन एवरेज करती है तो रोज कितने हो गए? 100। तो 50 दिन में ये न्यूनतम। इससे ऊपर हमारी कितना संसाधन हमारे पास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वैन्स कितनी होंगी, कितने कार्यक्रम बनेंगे, वो सारा जानकारियां आपको बाद में अलग से बताई जाएंगी। ये भारत सरकार ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग, क्योंकि वैन काफी होंगी तो हर डिस्ट्रिक्ट का रूट चार्ट बनेगा। और उस डिस्ट्रिक्ट में जहां ज्यादा गांव हैं वहां 2 की बजाय 3 वाहन चले जाएंगे, 4 चले जाएंगे। कम है वहां 1 वाहन से भी करेंगे। हमारा पंचकुला जिला, धारली जिला छोटे जिले हैं, 1 वाहन से भी वो हो सकेगा। लेकिन वो उस जिले में ही सारी डीसीज, ईडीसीज, हाँ, ये सब प्लानिंग में शामिल रहेंगे। नोडल अधिकारी हमारे डीसीज एंड ईडीसीज होंगे। कुल देश भर में 2,07,000 ग्राम पंचायतें और 3,800 शहरी इकाइयां हैं। सब जगह कार्यक्रम होंगे। हरियाणा में जैसे उसका 6,222 और 88 नगर निकाय, ये हमारे सब स्थान हैं। इसमें जितनी भी योजनाएं केंद्र की हैं, उन सब योजनाओं को जिसको योजना का लाभ नहीं मिला है, तुरंत वहां एक आईटी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कंप्यूटर वहां लगेंगे, स्टाफ वहां होगा। हर योजना का लाभ जिसको नहीं मिला उसको देने की व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रदेश की योजनाएं, चाहे उसमें निरोगी हरियाणा है, चाहे आयुष्मान हरियाणा है, चाहे हमारे जो बुढ़ापा पेंशन है, अथवा अन्य राशन कार्ड है, कृषि की योजनाएं हैं, बागवानी की योजनाएं हैं, जो कोई ऑनलाइन सेवाएं जिस भी विभाग की हैं, सबकी सब वहां रहेगी, ताकि व्यक्ति को ऑन द स्पॉट ज्यादा योजनाओं का लाभ हो सके। इसका एक कार्यक्रम भी बनेगा। यानी अगर एक बिल्कुल अंडरलाइन करके एक वाक्य जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, रीचिंग द अनरीच्ड एंड लर्निंग फ्रॉम द सिटीजन्स, यानी जिसको पहुंच नहीं पाए हम उस तक पहुंचना, और जो जिसको लाभ पहुंच गया है उसके अनुभव क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं, उससे हमको कोई ना कोई लर्निंग क्या मिल सकती है, ताकि हम उसकी इच्छा अनुसार अंत्योदय की भावना को लेकर के और सारे देश में 130 करोड़ लोगों तक पहुंच सकें। ये उसके पीछे का एक महत्व है। एक वहां प्लेज भी कराई जाएगी जनता को। उस प्लेज में भी देश को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाना और विकसित राष्ट्र की लेवल तक लेकर जाना, इसके हिसाब से उसके प्लेज भी होगी, ताकि नागरिक जो हैं इस भूमिका में अपना कर्तव्य कैसे वो निभा सकें, इसलिए उनको प्रेरित करना, ये सब उसमें काम रहेगा। इसमें पार्टी के नाते अलग से वो लोग तैयारी हमारे कर रहे हैं, और उसकी भी जानकारी आपको कल 24 तारीख को एक मीटिंग पार्टी की जो है वो रखी गई है, वहाँ भी आपको जो जानकारियाँ होंगी वो दी जाएंगी।